तो चलिए आज हम समझते हैं यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन को, जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो टॉपिक है ये लाई करता है आपका मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि आपका 12th क्लास का जेनेटिक्स का एक चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपना पेन चेंज करते हैं, कलर लेते हैं। सो यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन, यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन पढ़ने से पहले आप सभी को याद हो कि आपने सेल साइकिल पढ़ी थी। सेल में डिफरेंट फेजेस से होकर के फाइनली डिवाइड होती है, और उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट फेजेस के बारे में पढ़ा था। एक था आपका G1 फेज, एक था आपका S फेज, और एक था आपका G2 फेज, और फाइनली था एक M फेज, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रो फेज, मेटाफेज, एनाफेज या फिर टीलोफेज, और फिर फाइनली साइटोकाइनेसिस जैसी स्टेजेस आती है। एस फेज के अंदर क्या होता था? डीएनए सिंथेसिस। डीएनए सिंथेसिस, इसलिए इसका नाम भी था एस फेज। डीएनए सिंथेसिस का मतलब था डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये कहना गलत नहीं है कि डीएनए रेप्लिकेशन कहां होता है, आपका एस फेज के अंदर होता है, सेल साइकिल। अब डीएनए रेप्लिकेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट रहती है, और वो प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाते हैं और फाइनली डीएनए के ऊपर लोड भी हो जाते हैं इन द जीवन फेज, इन द लेट जीवन फेज, इन द लेट जीवन फेज। जीवन फेज, all the protein add on the DNA and makes, which is known as a pre-replication complex. रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स, ये जो प्री रेप्लिकेशन सारे प्रोटीन्स होते हैं, सबसे पहला जो प्रोटीन होता है वो बाइंड होता है डीएनए सी प्रोटीन। ओराइसी प्रोकैरियोट्स में ओराइसी प्रोटीन था जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे आके बाइंड करता था। यहाँ पर ओराइसी कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स का नाम है, मतलब एक प्रोटीन है उसका नाम। ओराइसी साइट का नाम था, सॉरी, प्रोकैरियोट में, और यहाँ पर ओराइसी कॉम्प्लेक्स है। फिर उसके बाद सेकेंडली, ये होता है फर्स्ट, ये सेकेंडली एंड CDT1 जो होता है फाइनली बाइंड करता है। थर्ड वन इज MCM। MCM इज अ हेलिकेज। हेलिकेज जब ये बाइंड करता है तब ये इनएक्टिव फॉर्म होता है। इस फॉर्म में याद रखना है, इनएक्टिव फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म। तो ये तीनों प्रोटीन्स आकर के डीएनए के ऊपर बाइंड हो जाते हैं और प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं कुछ यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन के बारे में। फॉर एग्जांपल यूकैरियोट्स में वो होता है लीनियर डीएनए। लीनियर डीएनए, अब लीनियर डीएनए होने की वजह से मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट्स भी होती हैं, मल्टीपल ओराइज प्रेजेंट रहती हैं। तो मल्टीपल रेप्लिकेशन बबल भी होंगे, मल्टीपल रेप्लिकेशन बबल, रेप्लिकेशन बबल। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और भी एक बात, 3 स्टेजेस में पढ़ेंगे यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन की पहली जो स्टेज रहेगी वो रहेगी इनिशिएशन। दूसरी जो स्टेज रहेगी वो हो गई, थर्ड जो स्टेज होगी वो होगी टर्मिनेशन अपने यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन को। ये बात आपको ध्यान रखनी। वो थी बेटा इनिशिएशन। इनिशिएशन स्टेज में क्या होता है? इनिशिएशन स्टेज में असेंबली ऑफ द नेसेसरी प्रोटीन एट अ स्पेसिफिक साइट ऑन द डीएनए टू अनवाइंड द डबल हेलिक्स एंड क्रिएट अ एक्टिव रेप्लिकेशन फॉर्क। तो रेप्लिकेशन फॉर्क क्रिएट होता है, हेलिकेज एंजाइम अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करता है इनिशिएशन स्टेप में। अब देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले ओरिजिन रिकॉग्निशन होता है, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उस पर एक ORC कॉम्प्लेक्स आकर के फाइनली बाइंड करता है। फिर उसके बाद CDC6 एंड CDC1 आते हैं, फिर MCM आता है, और फाइनली इस स्टेज को कहा जाता है आपके प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स और लाइसेंसिंग स्टेप। मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स आते हैं और फाइनली डीएनए के ऊपर ऐड होते हैं, और इस स्टेज को कहा जाता है लाइसेंसिंग स्टेप। और जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है इन सभी प्रोटीन से, ओराइसी प्रोटीन, CDC6, CDT1 एंड MCM मिल करके बनाते हैं आपका प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स। अब MCM का वर्क क्या होता है? MCM इज एक्ट एज अ हेलिकेज। ये आपका हेलिकेज एंजाइम है। हेलिकेज एंजाइम का नाम क्या है? MCM। CDC6 एंड CDT1 आर द हेलिकेज लोडर। These are the helicase loader. ORC protein are the recognition protein for the origin of replication. ये 80 रिच रीजन को उन पर बाइंड होता है और अटैच करता है डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स को फेवर करता है अटैच होने के लिए। फिर उसके बाद फाइनली एस फेज स्टार्ट होता है। ये सभी चीजें स्टार्ट हो जाती है लेट जीवन से, लेट जीवन याद रखना है आपको। फिर उसके बाद स्टार्ट होता है एस फेज। एस फेज में आकर के डिफरेंट डिफरेंट साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज और डीडीकेज एक्टिवेट हो जाते हैं। ये काइनेजेस हैं, आपको याद रखना है। तो काइनेजेस है तो फॉस्फोराइलेट करेंगे, और फॉस्फोराइलेट करेंगे किसको? MCM को। और जैसे ही MCM फॉस्फोराइलेट होगा और फाइनली वो अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करेगा और अनवाइंडिंग स्टार्ट कर देगा
डीएनए की। तो एमसीएम हेलिकेज यहां पर क्या हो गया, एक्टिव हो चुका है। यहां पर जब ये बाइंड हुआ था तब ये इनएक्टिव था, ये आपको ध्यान रखना है। ये पीछे भी मैंने आपको बात बताई थी, जब बाइंड करता है इनएक्टिव फॉर्म में होता है, सीडीके एंड डीडीके फॉस्फोराइलाइड देम एंड बिकम एक्टिव एमसीएम हेलिकेज एंड ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द स्ट्रैंड्स सेपरेटिंग देम टू फॉर्म अ रेप्लिकेशन फॉर्क। मतलब रेप्लिकेशन फॉर्क बनाने के लिए बॉन्ड्स को ब्रेक करता है ए और टी के बीच में। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल भी भूलनी नहीं है। तो कुछ यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रखे हैं, इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि जैसे लाइसेंसिंग कब अकर होती है, तो लाइसेंसिंग अकर ओनली वंस बिकॉज हाई सीडीकेज activity in S phase and G1 G2 phase prevents reloading of MCM। मतलब कि G2 phase के अंदर और S phase के अंदर आपके हाई सीडीके एंड डीडीके एक्टिविटीज होने के कारण प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स यानी कि एमसीएम लोडिंग पॉसिबल नहीं होती, इसलिए वापस से री रेप्लिकेशन नहीं हो सकता, री रेप्लिकेशन नहीं हो सकता। और प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने के लिए यानी रेप्लिकेशन स्टार्ट होने के लिए लेट जीवन फेज की रिक्वायरमेंट रहती है। लाइसेंसिंग स्टेप हैपेंस ओनली एट जीवन फेज। लाइसेंसिंग स्टेप के बारे में जब बात करी जा रही है तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स की। तो ये सारी बातें और ये सारी प्रोटीन्स को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए एक बार डायग्राम बना लेते हैं और डायग्रामेटिकली समझते हैं कि इनिशिएशन स्टेप में क्या क्या होता है। इनिशिएशन स्टेप, अगर आप बोर्ड के अंदर भी एग्जाम ये डायग्राम बना के आएंगे और कलरफुल काफी सारे पेन से जाकर के डायग्राम बनाइएगा तो हम जानते हैं कि कैसा डीएनए होता है। लीनियर डीएनए ये बना दिया हमने, ये लीनियर डीएनए। अब इसका कुछ ये रीजन हम ले लेते हैं अपनी स्टडी के लिए। तो फाइनली हमारे पास कुछ इस तरीके का रीजन है, कुछ इस तरीके का एक फॉर्क मिलता है, ये रेप्लिकेशन फॉर्क है। सॉरी, इसको इरेज ही कर देते हैं। एक स्टैंड है आपका 5 प्राइम स्टैंड, एक है आपका 3 प्राइम स्टैंड, एक है आपका मल्टीपल ओरिजिन होंगे तो ओराई सी कॉम्प्लेक्स आकर के बाइंड कर जाएगा, ओराई सी कॉम्प्लेक्स आकर के बाइंड करा। फिर उसके बाद प्रोटीन्स आते हैं सीडीसी, CDT6 एंड CDT1 आते हैं और लोड करवाते हैं आपके एमसीएम को, हेलिकेज को। हेलिकेज कहां पे है, यहाँ पे हेलिकेज, ये हेलिकेज प्रोटीन, ये आपको ध्यान रखना, ये आपका हेलिकेज, दिस इज अ हेलिकेज। इसका नाम क्या है, एमसीएम। इस तरीके से अटैच्ड है, एक ये, दीज आर द 1 एंड CDT6। हेलिकेज लोडर्स ने अपने हेलिकेज को बाइंड कर लिया और ये कॉम्प्लेक्स कहलाता है फाइनली आपका प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स। प्री रेप्लिकेशन, और इसी को हम कहते हैं लाइसेंसिंग स्टेप, लाइसेंसिंग स्टेप। अब उसके बाद एस फेज, और ये लेट जीवन फेज। एस फेज में आते हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट सीडीकेज, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज और आपके डीडी, ये दो प्रोटीन आते हैं और फाइनली फॉस्फोराइलेट करते हैं, इस फॉस्फोराइलेशन ऐड करते हैं, फॉस्फोराइलेट लिख देता हूं यहां पे, फॉस्फो एमसीएम, एमसीएम इज हेलिकेज। और ये सब अगर होता है आपका एस फेज में, और यहां से एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है आफ्टर फॉस्फोराइलेशन, आफ्टर फॉस्फोराइलेशन, एक्टिविटी ऑफ हेलिकेज, हेलिकेज डीएनए अनवाइंड। ये होता है आपका स्टेप में, इतना ही है। इनिशिएशन स्टेप के बारे में हमने कंप्लीट पढ़ लिया। सबसे पहले ओआरसी कॉम्प्लेक्स आकर के फाइनली बाइंड करता है सबसे पहले, फर्स्ट वन, फिर उसके बाद CDT6 एंड CDT1, ये हेलिकेज लोडर है और फाइनली हेलिकेज को लोड करवाते हैं। और लोड कराने के बाद हेलिकेज के फिर एस फेज स्टार्ट होता है। एस फेज में डिफरेंट सीडीके एंड डीडीकेज इन्वॉल्व होते हैं, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंड DBDF4 काइनेजेस। ये आकर के फाइनली फॉस्फोराइलेट करते हैं हेलिकेज को और हेलिकेज को एक्टिव करते हैं, और हेलिकेज के एक्टिव होने के बाद हेलिकेज एंजाइम अनवाइंडिंग डीएनए की स्टार्ट करता है और एटी बॉन्ड्स को ब्रेक करता है। ए और टी के बीच में जो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करता है, बॉन्ड को ब्रेक करता है। और फाइनली इसी तरीके से रेप्लिकेशन फॉर्क स्टार्ट होता है एंड मेकिंग द रेप्लिकेशन फॉर्क, रेप्लिकेशन फॉर्क, रेप्लिकेशन फॉर्क। तो यही था आपके इनिशिएशन स्टेप के अंदर। अब हम बात करते हैं इलोंगेशन। तो इलोंगेशन स्टेप में क्या होता है, इलोंगेशन स्टेप में डिफरेंट डिफरेंट डीएनए पॉलीमरेजेस आते हैं सिंथेसाइज करने के लिए, और डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं वो बाइंड करते हैं और टेंशन रिलीज करते हैं। डीएनए सिंथेसिस ऑफ अ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड यूजिंग अ
पैरेलल स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट catalyzed by the DNA polymerase in the 5' to 3' डायरेक्शन। ये सेम इलोंगेशन स्टेप उसी स्टेप की तरह होने वाला है जैसा कि प्रोकैरियोट्स में था। प्रोकैरियोट्स में आपने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड के डीएनए पॉलीमरेज थे, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जिसमें से डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो था वो मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम था। लेकिन यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन में दो डिफरेंट टाइप्स के आपके डीएनए पॉलीमरेजेस होते हैं जो अलग अलग स्ट्रैंड को अलग अलग सिंथेसाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि आप देख सकते हैं, डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन जो है वो लीडिंग स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता है, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा जो है वो लैगिंग स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता है, और डीएनए पॉलीमरेज अल्फा जो है वो प्राइमर को सिंथेसाइज करेगा। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, ये तीन पॉलीमरेजेस के बारे में आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। भले आप नीचे के दो पॉलीमरेजेस को याद रखो ना रखो, लेकिन अल्फा, एप्सिलॉन और डेल्टा, इन तीनों पॉलीमरेजेस को आपको याद रखना है क्योंकि इनकी एक्टिविटी का यूज हो रहा है आपका डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर। अब उसी फिगर को लेके चलते हैं। ये जो फिगर थी, इसी फिगर पे हम अपने कुछ प्रोटीन्स को ऐड करवाते हैं, जैसे डीएनए गायरेज। अब जैसे यहां से इनवाइंडिंग स्टार्ट होगी तो वैसे ही यहां पर स्ट्रेन बढ़ेगा। स्ट्रेन बढ़ेगा तो उस स्ट्रेन को रिलैक्स करने के लिए, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को रिलैक्स करने के लिए, सुपर कॉइलिंग क्या थी, जैसे ये जो नॉट है जो आपको दिख रहे हैं, जब इस तरह की साइड अनवाइंडिंग बढ़ेगी तो ऊपर का जो डीएनए होगा उसमें टेंशन बढ़ेगी, तो टेंशन की वजह से वो काफी ज्यादा पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग की वजह से नियर बाय हो जाएंगे और यहाँ पर टेंशन क्रिएट होगी। कुछ इस तरीके से यहाँ पर डीएनए हो जाएगा। तो इस डीएनए के प्रिवेंशन के लिए यहाँ पर एक एंजाइम आता है जिसका नाम होता है डीएनए गायरेज। इसे हम कहते हैं डीएनए गायरेज। ये डीएनए गायरेज एक तरीके का टोपो आइसोमरेज सेकंड है, टोपो आइसोमरेज सेकंड है, इसका दूसरा नाम है टोपो आइसोमरेज सेकंड। ये डीएनए गायरेज के बाइंड होने के बाद फाइनली टेंशन रिलैक्स हो जाती है, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग रिलैक्स हो जाती है, फिर प्रोटीन आकर के बाइंड करता है सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, जिसे हम एसएसबी प्रोटीन कहते थे प्रोकैरियोट्स में। यहाँ पर उसका कुछ नाम होता है, यहाँ पर उसको हम कहते हैं आरपीए। ये आरपीए, ये रहा प्रोटीन, ये आरपीए फाइनली आकर के बाइंड करता है सिंगल स्ट्रैंड से। वही वर्क होता है रीएनिलिंग को प्रिवेंट करना, प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम रीएनिलिंग। फिर उसके बाद प्राइमर सिंथेसिस के लिए डीएनए पॉलीमरेज अल्फा आते हैं। अल्फा डीएनए प्राइमर को सिंथेसाइज करता है और प्राइमेज एक्टिविटी को शो करता है और 10 न्यूक्लियोटाइड्स का आरएनए प्राइमर सिंथेसाइज करता है। यहां पर क्या नाम था, आरपीए, आरपीए। फिर उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज अल्फा आता है और फाइनली प्राइमर्स को सिंथेसाइज करता है। वही सेम प्राइमर्स, ये हो गया 5 प्राइम से 3 प्राइम, कुछ इस डायरेक्शन में, और ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन है, यहां से 5 प्राइम से 3 प्राइम, तो सॉरी 3 प्राइम से 5 प्राइम, 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 कुछ इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में सिंथेसिस होगा। ताकि ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्यों बनते हैं, अगर किसी को याद आपको। अब हम रेप्लिकेशन फॉर्क को क्रिएट करते हैं, हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स कैसे अरेंज होते हैं इनके बारे में जानते हैं इलोंगेशन फेज में। ये है आपका रेप्लिकेशन। अब मैं बाइंडेड डीएनए नहीं बना रहा हूं, सीधे सीधे हम अपने डीएनए पे चलते हैं। 3 प्राइम से 5 प्राइम, 5 प्राइम। यहां पर जो प्राइमर है डीएनए पॉलीमरेज अल्फा से सिंथेसाइज कर रहा है, इसकी डायरेक्शन है 5 प्राइम से 3 प्राइम, और यहां पर जो है 5 प्राइम से 3 प्राइम, और फाइनली कुछ एसएसबी प्रोटीन्स बाइंड है, सब आरपी कहते हैं यहाँ पे, आरपीए, और डीएनए गायरेज अटैच्ड है। दिस इज द डीएनए गायरेज, डीएनए गायरेज। और यहाँ पे हेलिकेज एंजाइम अपनी एक्टिविटी शो कर रहा है। अलग से उसके लिए जो डीएनए पॉलीमरेज होता है, उस डीएनए पॉलीमरेज का नाम होता है डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। ये होता है आपका लैगिंग स्ट्रैंड के लिए, लैगिंग स्ट्रैंड के ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बाद में फाइनली क्रिएट करता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। और उसके लिए होता है लीडिंग स्ट्रैंड के लिए डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन स्ट्रैंड। और इन दोनों को जैसे फॉर पॉल एप्सिलॉन, और ये है आपका डीएनए पॉल डेल्टा। तो ये 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ एक्टिविटी कर रहा है, वो ज्वाइन करके रखता है इन दोनों पॉलीमरेजेस को। इस क्लैम्प को कहा जाता है आपका पीसीएनए, यूकैरियोटिक के केस में पीसीएनए, पॉलीमॉर्फ सेल न्यूक्लियर एंटीजन, पीसीएनए इस क्लैम्प का नाम होता है, जिसे हम कहते हैं स्लाइडिंग क्लैम्प, स्लाइडिंग क्लैम्प। ये दोनों पॉलीमरेजेस को होल्ड करके रखता है कुछ इस तरीके से। अब एक तरीके से ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनेंगे और फाइनली आपके बार बार प्राइमर्स ऐड होंगे, और प्राइमर्स ऐड कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा ऐड द प्राइमर, ऐड द प्राइमर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कैप और लॉक करके रखता है, होल्ड करके रखता है। लीडिंग स्ट्रैंड
डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन जो लीडिंग स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता है, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा जो होता है वो लैगिंग स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता है। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम इनके पास पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी होती है। ये था आपका इलोंगेशन स्टेप। इलोंगेशन स्टेप के बाद फाइनली आता है आपका टर्मिनेशन स्टेप। इस टॉपिक के अंदर क्या होता है, हम वहीं से लेकर के चलते हैं जैसा कि जो हमारा रेप्लिकेशन फॉर्क था, और फाइनली यहाँ पर आपके प्राइमर्स ऐड हो रखे थे, ऐड थे। इनकी डायरेक्शन क्या थी आपकी, एक तो 5 प्राइम से 3 प्राइम, और अपोजिट डायरेक्शन होगी तो 5 प्राइम से 3 प्राइम, और प्राइमर्स की डायरेक्शन क्या होगी 5 प्राइम से 3 प्राइम, कुछ इस डायरेक्शन में, और ये होंगे कुछ इस डायरेक्शन में मूव करेंगे 3 प्राइम से 5 प्राइम। अब इसको अगर हम एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पे लेके चले, हम लीनियर बनाते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क क्रिएट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, 5 प्राइम से 3 प्राइम, और दूसरा है यहाँ पे 5 प्राइम से 3 प्राइम। यहाँ पर हम अलग पेन से रिप्रेजेंट करते हैं प्राइमर्स को। प्राइमर्स है कुछ इस डायरेक्शन में, ये है 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन, और दूसरी इनकी है 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन, 3 प्राइम से। अब यहाँ पर यहाँ पे टर्मिनेशन के एंजाइम आएंगे। टर्मिनेशन के एंजाइम क्या करेंगे, टर्मिनेशन के एंजाइम फॉर एग्जांपल प्राइमर रिमूवल सबसे पहला स्टेप होगा। प्राइमर रिमूवल के लिए यहाँ पर इन प्राइमर्स को रिमूव कर दिया जाएगा, और सिंथेसिस इनका हो चुका है, इलोंगेशन होकर के आया, तो फाइनली डीएनए रेप्लिकेट हो चुका है इनका बीच का, फाइनली ये रेप्लिकेट हो चुके हैं। सबसे पहले प्राइमरी रिमूवल के लिए आता है आरएनएस H1। आरएनएस H1 क्या करता है, रिमूव्स द मोस्ट ऑफ द डीएनए आरएनए हाइब्रिड। इसके कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो प्राइमर्स हैं उनके पास डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड है, और उनके ऑब्वियस सी बात है उनके पास न्यूक्लियोटाइड कौन से होंगे, उसमें आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब AUGC, एडेनिन यूरेसिल, थायमिन की जगह यूरेसिल आएगा। तो AUGC जितने भी होंगे सभी को रिमूव कौन करेगा, आरएनएस H1। आरएनएस H1 रिमूव आरएनए न्यूक्लियोटाइड, आरएनए न्यूक्लियोटाइड। यहां पे आरएनए डीएनए हाइब्रिड लिखा हुआ है तो कंफ्यूज मत होना। मोस्ट मोस्ट न्यूक्लियोटाइड, एक्सेप्ट द लास्ट, एक्सेप्ट द लास्ट रिमूव कर देगा। लास्ट वन को कौन रिमूव करेगा, फ्लैप वन, यानी कि फैन वन न्यूक्लियो एंडोन्यूक्लियस। रिमूव द लास्ट न्यूक्लियोटाइड, रिमूव द लास्ट न्यूक्लियोटाइड। बाद जो गैप क्रिएट होगा उस गैप क्रिएट कहां होगा, एक तो यहां होगा एक यहां होगा। इनके गैप्स को कौन फिल करेगा, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा, डीएनए पॉल डेल्टा। ठीक है। अब डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा की खास बात यह है, इसको कोई 3 प्राइम ओएच ग्रुप तो चाहिए होगा, तो यहां से इसे 3 प्राइम ओएच ग्रुप मिल जाएगा। यहां तक सिंथेसाइज हो चुका है, तो यहां से यहां तक का सिंथेसाइज हो चुका है, तो इनके बीच में यहां पर जो 3 प्राइम ओएच ग्रुप होगा यहां से यहां तक सिंथेसाइज होगा, यहां से यहां पर सिंथेसाइज हो जाएगा। लेकिन ये जो गैप होगा ये रह जाएगा, ये लास्ट वाला, क्योंकि यहां पर इसे 3 प्राइम ओएच ग्रुप कहां मिल पा रहा है, क्योंकि 3 प्राइम ओएच ग्रुप या तो यहां प्रेजेंट है या फिर इधर प्रेजेंट है फाइनली, क्योंकि इसके पास एक्टिविटी है। fills the gap left by the primary removal DNA न्यूक्लियोटाइड, और उसका DNA न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर देगा। फिर लास्ट में जो निक होगा, लाइगेल द फाइनल निक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन द न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स टू क्रिएट अ कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड। तो उसके बाद लाइगेज एक्टिविटी के बाद फाइनली आपका क्रिएट हो जाएगा एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड क्रिएट हो जाएगा लाइगेज एक्टिविटी के बाद। नेक्स्ट पेज लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं। फाइनली आपका कुछ ये गैप बच गए हैं, और 3 प्राइम से 5 प्राइम, और यहाँ पे 5 प्राइम से 3 प्राइम, यह है 3 प्राइम। तो इस तरीके का डीएनए कुछ रेप्लिकेट हो चुका है, आपका टर्मिनेशन स्टेप खत्म हो चुका है, डीएनए रेप्लिकेट हो चुका है। अब इसके जो एंड्स हैं, यहाँ पर जब बात करते हैं एंड्स की, ये जो एंड्स आपको दिख रहे हैं, ये जो एंड्स आपको दिख रहे हैं, इन एंड्स का रेप्लिकेशन होना बहुत जरूरी होता है। जब हम एंड रेप्लिकेशन की बात करते हैं तो इनके एंड्स को हम कहते हैं टीलोमर्स। जो ये डीएनए है, जो क्रोमोसोम्स है, इनके एंड्स को कहा जाता है टीलोमर्स, टीलोमर्स। अब टीलोमर्स को कौन रेप्लिकेट करता है, टीलोमरेज एंजाइम, टीलोमरेज एंजाइम। यही टीलोमरेज एंजाइम जो होता है इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी होती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी में क्या होता है कि आरएनए से डीएनए फॉर्मेशन हो जाता है, आरएनए से डीएनए क्रिएट हो जाता है, और इसके पास इसका सीक्वेंस, आरएनए सीक्वेंस जो होता है
इसके पास अपना ये एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री सिंथेसाइज करता है न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर को, जैसा इस तरीके से सिंथेसाइज करता है, इसका रेप्लिकेशन हमें पढ़ना पड़ेगा। इनके रेप्लिकेशन को हम कहते हैं टीलोमर रेप्लिकेशन या फिर हम एंड रेप्लिकेशन कहते हैं। अब एंड रेप्लिकेशन क्या होता है और टीलोमर रेप्लिकेशन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम ऑफ अ लीनियर यूकैरियोटिक डीएनए। After normal DNA replication, lagging strand synthesis, the final RNA primers at the 5' end of the new strand is removed. The gap cannot be filled by the DNA polymerase delta because there is a no upstream 3' hydroxyl group to extend form. मतलब DNA polymerase delta को 3' OH ग्रुप ही नहीं प्रोवाइड होता है, इसलिए वो लास्ट में जो एंड होता है उसको पॉलीमराइज नहीं कर पाता, फाइनली डीएनए को सिंथेसिस नहीं कर पाता एंड पे। This leaves the parental template strand with a single strand 3' overhang which shorter than the original template, और ये शॉर्टर करता है ओरिजिनल टेम्पलेट से। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो यहाँ पर एंड्स है ये किसके हैं, ये जीन्स के हैं। ये कोई डीएनए होगा, ऑब्वियस सी बात है डीएनए डीएनए। अब डीएनए कोई इंपॉर्टेंट होगा, जीन होगा, जीन। हम इस जीन को ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, तो इसको हमें रेप्लिकेट करना पड़ेगा। इसके लिए रेप्लिकेशन के लिए टीलोमरेज एंजाइम है हमारे पास। अब जब इनके टीलोमर होते हैं, टीलोमर के अंदर एक स्पेशल सीक्वेंस होता है और उस सीक्वेंस का नाम होता है आपका ये, जो डीएनए के एंड होते हैं उनके पास टीटीए एंड जीजीजी, ये सीक्वेंस होता है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं टीटीए जीजीजी। ये जो सीक्वेंस होता है ये हमेशा प्रेजेंट कहां पर रहता है, एंड टीलोमर्स के ऊपर, टीटीए जीजीजी, यहाँ पे जी है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है टीलोमर्स के ऊपर। देखो हमें एंड रेप्लिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द टीलोमर रेप्लिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब हम डीएनए रेप्लिकेट करेंगे तो हमारे पास तो डीएनए ही नहीं बचेगा। यहाँ पर फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर अगर हमने ऐसे छोड़ दिया और फाइनली जब आगे प्राइमर्स आएंगे फिर से वापस से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा तो कुछ इतना पार्ट रह जाएगा, फिर उसके बाद तो ये वाला जीन तो रेप्लिकेट हो ही नहीं पाएगा, फिर नेक्स्ट वाले में रेप्लिकेशन में इतना पार्ट रह जाएगा फाइनली। तो इस तरीके से जीन का लॉस होता है, डीएनए का लॉस होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का लॉस होता है। तो इससे प्रिवेंशन के लिए हमने हमारे पास टीलोमरेज एंजाइम होता है जो टीलोमर्स को रेप्लिकेट करता है, और टीलोमर्स के अंदर डिफरेंट सीक्वेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि टीलोमर के अंदर कौन कौन से टीटीए ट्रिपल जी, और अकॉर्डिंग टू दिस द टीलोमेरिक सीक्वेंस द टीलोमरेज एंजाइम इज बाइंड। अब इसका अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस किसके पास होता है, आपके टीलोमर के पास। इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस किसके पास है, टीलोमरेज एंजाइम ए यू ट्रिपल सी, यू क्योंकि ये आरएनए है, ये एक राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होता है टीलोमरेज एंजाइम, जहां पर अभी हमने बात करी थी ये। तो इसके पास इसका उल्टा सीक्वेंस कौन सा होगा, ए यू सी सी सी। तो ये सीक्वेंस किसका है, टीलोमरेज एंजाइम का, और फाइनली ये उसके पर आकर के बाइंड कर जाएगा कुछ इस तरीके से। ये हो गया एंड 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम, टीलोमर बाइंड हुआ है। और इसके पास कौन सा सीक्वेंस है, यहाँ पे टीलोमर्स के पास टी टी ए जी जी जी, और यहाँ पर टीलोमर के पास अपना सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा होता है, ए यू सी सी सी। सो सेम इसी तरीके से अगर हम इसको डिस्कस कर लेते तो सेम इसी की तरह से होगा यहाँ पर भी। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमने अपना सीक्वेंस बनाया और फाइनली ये हमारा टीलोमर आकर के बाइंड कर गया, ये आ गया टीलोमर। टीलोमर के पास कौन सा सीक्वेंस था, वही सेम ए यू सी सी सी, और फिर उसके बाद यहाँ पे कौन सा था, टी टी ए जी जी जी। अब इसके पास क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी है। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी का ये होता है कि इसके पास अपना टेम्पलेट है, यहाँ पर आकर के बाइंड करा, और इसके पास और ही रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं इसी तरीके से ए यू सी सी सी, तो ये और ऐड करता रहेगा टी टी ए जी जी जी। तो लॉन्ग स्ट्रैंड ये एक तरीके से बना देगा 3' ओवरहैंग को, और फाइनली आपका क्रिएट होगा कुछ इस तरीके का स्ट्रैंड, टी टी ए जी 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 टी टी ए जी जी जी, और फिर उसके बाद टी टी ए जी जी जी। तो इस तरीके से आपका 3' एंड क्रिएट हो जाएगा, और फाइनली आपका 5' से 3' ये स्ट्रैंड क्रिएट हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या हमें बेनिफिट पड़ता है, इसमें ये बेनिफिट पड़ता है कि इसमें हमारे जीन का लॉस नहीं होता। अब जीन का लॉस किस तरीके से नहीं होता, अभी जैसे ही ये जो स्ट्रैंड क्रिएट होएगा इसमें यहाँ पर आरएनए डीएनए पॉलीमरेज आ जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, और फाइनली आकर के प्राइमर सिंथेसाइज कर देगा। यहाँ पे प्राइमर लगा,
फिर उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा आकर के इसे रेप्लिकेट कर देता है। तो ये कुछ स्टेप्स मैंने लिख रखे हैं। टीलोमरेज बाइंडिंग एंड द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। बाइंडिंग द टीलोमरेज एंजाइम राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कंटेन द RNA and the protein reverse transcriptase recognize and binds to the board to expose the 3' overhang of the parental DNA template strand. The RNA component of the telomerase वही आपका जो सीक्वेंस था AAU and GCCC align with the existing complementary telomeric sequence on the 3' overhang. 3' overhang पे कौन सा सीक्वेंस था आपका TTAGGG, इसके साथ कॉम्प्लीमेंट बनाता है और फाइनली बाइंड हो जाता है। एक्सटेंशन द प्रोटीन कंपोनेंट विच फंक्शन एज अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, यहां से आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज द न्यू डीएनए बाय यूजिंग इट्स इंटरनल आरएनए टेम्पलेट। अब टीलोमरेज के पास क्या था, ऐसे सीक्वेंस और होते हैं और फाइनली इस तरीके से और ऐड होते जाते हैं, सीक्वेंस ऐड होते जाते हैं। दिस ऐड अ न्यू सेट ऑफ टीलोमेरिक रिपीट्स GGTA, वापस से TA GGG, इस तरीके से ऐड हो जाते हैं। स्टेप 2 ट्रांसलोकेशन एंड रिट्रीवेट एक्शन, मतलब इसी तरीके से वापस से डीएनए जो होता है वो ट्रांसलोकेट होता है, आगे की तरफ बढ़ता है और फिर फाइनली ये डीएनए सिंथेसाइज करता है, फिर उसके बाद आगे बढ़ता है, फिर इसी तरीके से यही सीक्वेंस ऐड करता रहता है, यही TTA GG AA TTA ट्रिपल G, इस तरीके से ऐड कर देता है। और लैगिंग स्ट्रैंड आता है, प्राइमर डीएनए पॉलीमरेज अल्फा प्राइमर सिंथेसाइज करता है और अब डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा आएगा और फाइनली सिंथेसाइज करेगा, आपके ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को क्रिएट करेगा और ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को सील करा जाता है बाय द आरएनए प्राइमर्स इज रिमूव्ड बाय द FAN1 एंडोन्यूक्लियसेस, द गैप इज फिल्ड बाय द डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा एंड लाइगेसेस सील द रिमेनिंग निक और द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। मतलब एक तरीके से सेम प्रोसेस वापस से रिपीट होगा, बस इसमें फर्क क्या होगा, इसमें प्राइमर रिमूवल होगा, प्राइमर रिमूवल के बाद गैप भी क्रिएट होगा, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा आकर के वापस सिंथेसाइज भी करेगा, लेकिन अब की बार जो वो सिंथेसाइज करेगा वो हमारा रिपीटेड सीक्वेंस को सिंथेसाइज करेगा, वो हमारे जीन के पार्ट को सिंथेसाइज नहीं करेगा, क्योंकि जीन का पार्ट तो जितना सिंथेसाइज था वो हो चुका, लेकिन जो एंड था वो रेप्लिकेट नहीं हुआ था, वो शॉर्ट रह गया था। अब वो एंड को रेप्लिकेट करने के लिए हमारे पास टीलोमरेज एंजाइम था, टीलोमरेज एंजाइम के पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी थी और उसके पास खुद का आरएनए टेम्पलेट था। तो टीलोमरेज एंजाइम आकर के फाइनली जो एंड होता है उस पर अपने आरएनए न्यूक्लियोटाइड के अकॉर्डिंग अपोजिट ऐड करता रहता है कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स को, और जिसकी वजह से जो एंड होता है 3' एंड वो लॉन्ग होता जाता है और लॉन्ग होने की वजह से फाइनली वो रेप्लिकेट कर लिया जाता है वापस से। यहां पर हमारे जीन का लॉस नहीं होता। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही है, द TTA ट्रिपल G रिपीट्स बिफोर एंड दैट एनी लॉस अकर ओनली द टीलोमर सीक्वेंस नॉट इन अ जीन। मतलब जो लॉस होगा, अगर जीन का लॉस भी होता है तो टीलोमरिक जीन का लॉस होगा, और टीलोमरिक जीन है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, और हमारे पास टीलोमरेज एंजाइम भी है जो टीलोमरिक जीन्स को सिंथेसाइज कर सकता है, टीलोमरेज एंजाइम। तो हमें अपने जीन का, हमें सेल के जीन का, सेल के डीएनए का लॉस नहीं होने देना है, बल्कि हमारे पास जो टीलोमरेज एंजाइम है वो खुद ब खुद न्यूक्लियोटाइड को सिंथेसाइज कर सकता है, इसलिए वो एंड को अपने ही न्यूक्लियोटाइड से क्रिएट कर देता है। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो फाइनली हमारे पास जो डीएनए होता है वो रेप्लिकेट होता है हमारा, और कुछ टीलोमर्स ऐड हो चुके होते हैं। तो इस तरीके से हमारे फाइनली डीएनए, यूकैरियोटिक डीएनए जो लीनियर डीएनए है वो रेप्लिकेट हो चुका होता है 5' से 3', 5' से 3', ये 3', 3' से 5, 3' से 5'। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन के बारे में। तो यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन के बारे पर लिख रखे हैं, तो आपको जिन्हें ध्यान रखना है, अकर इन एस फेज ऑफ अ सेल साइकिल, इट इज अ सेमी कंजर्वेटिव प्लस बाइडायरेक्शनल। मल्टीपल ओरिजिन साइट्स होती है क्योंकि डीएनए जो होता है वो लीनियर होता है, और प्रोकैरियोट्स में सिंगल ओरिजिन साइट होती है क्योंकि उसका डीएनए सर्कुलर है प्रोकैरियोट्स का। यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन इज अ ARS। ARS किसके केस में होता है? ओनली इन यीस्ट के केस में, यीस्ट के केस में हमेशा ARS रहेगा। Pre-RC, pre-replication complex forms in a G1 phase loaded with the ORC, CDC6, CDT1 and MCM helicase। मतलब pre-replication complex जो है वो फॉर्मेशन होता है किससे? आपके ये 4 प्रोटीन है, CDC6, CDT1, MCM एंड ORC प्रोटीन। प्री-रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स एक्टिवेशन इन अ S phase। S phase के CDK एंड DDK phosphorylate the MCM and activate the MCM helicase activity। सो डिफरेंट काइंड के पॉलीमरेजेस हैं, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा जो प्राइमर को सिंथेसाइज करेगा, डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन जो
लीडिंग स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करेगा, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा जो लैगिंग स्ट्रैंड को, माइटोकॉन्ड्रिया को कौन सिंथेसाइज करेगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना ओन डीएनए होता है, उसके डीएनए को पॉलीमराइज करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज गामा, बाकी डीएनए पॉलीमरेज बीटा, ईटा, नीटा, कापा, लैम्डा एंड म्यू रिपेयर मैकेनिज्म में काम आते हैं जब डीएनए को रिपेयर कर जाता है। 7th point, RNase H1 remove the most of the RNA primers from the RNA DNA hybrid except the last one, nucleotide, last one RNA nucleotide. The last RNA nucleotide it remains attached, which is removed by the FAN1 nucleases. This FAN1 nucleases remove last nucleotide. Remove last nucleotide. So this is all about the today's video. So please like करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए बायोनेक्टर्स को और इसी तरीके से बने रहिए।